नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र की पूर्वावलोकन की सीरीज़ में हम पॉलिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में मौलिक अधिकार का जो अध्याय है वो पढ़ा। आज हम नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के तहत राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में है? 36 से 51 तक है और भाग 4 में है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। यानी जो नीति निर्देशक तत्व हमने लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। जो नीति निर्देशक तत्व है उनकी प्रकृति कौन से अनुच्छेद से स्पष्ट होती है? 37 से, ठीक है। इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित है। पहला है, नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं होते, ठीक है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है, ध्यान रखेंगे। कैसे वाद योग्य नहीं है? यानी कि उनके अगेंस्ट न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि मौलिक अधिकार कैसे हैं? वाद योग्य है, ठीक है। अगर मौलिक अधिकार को हनन होता है तो न्यायालय में अपील की जा सकती है, न्यायालय में लागू किए जा सकते हैं। तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत हैं, ध्यान रखेंगे। यानी देश के संचालन में कैसे फंडामेंटल है, मूलभूत है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। राज्य का कर्तव्य है कि इन सिद्धांतों को वो कानून बनाकर लागू करे, ये राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? जो राज्य है अर्थात सरकार है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है ये? अनुच्छेद 38 कहता है। आगे देखेंगे। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। अनुच्छेद 39 में कुछ अनुसरणीय तत्व हैं नीति निर्देशक, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त है, ठीक है। फिर पहले भी आ चुके हैं क्वेश्चन कि पुरुष और स्त्री को समान रूप से जो आजीविका प्राप्त होने का जो कर्तव्य है सरकार का, वो किस में है? अनुच्छेद 39 में है, ठीक। आगे देखेंगे। भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, ठीक है। भौतिक संसाधन है जो है उनका वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। ये सारी चीजें किसमें है? अनुच्छेद 39 में है। बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य हो, ये सभी चीजें किसमें होंगी? अनुच्छेद 39 में। आगे देखेंगे। अनुच्छेद 39 कै में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। देखिए, अनुच्छेद 39 में जो है पुरुष और स्त्री को समान वेतन प्राप्त हो, ठीक है। भौतिक संसाधन जो है समान रूप से हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, ठीक है, और बालकों हेतु कल्याणप्रद कार्य हो, यह अनुच्छेद 39 में कहा गया है। जो मेनली पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है, कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 39 में किया गया है, जो कि राज्य नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और 39 कै की अगर बात करेंगे, 39 कै में क्या है? समान न्याय होना चाहिए और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सरकार की तरफ से होना चाहिए, यानी कानूनी सहायता। 39 कै में है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करता है। तो ग्राम पंचायतों का गठन करने का जो प्रयास करना है राज्य को, वो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। तो अनुच्छेद 41 में क्या है? राज्य का कर्तव्य होगा कि वो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता जो पाने का अधिकार है नागरिकों का, उसका प्रभावी उपबंध करेगा। ये कर्तव्य होगा राज्य का। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 41 में कहा गया है। आगे देखेंगे। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 42 का क्या कहता है कि जो राज्य है वो काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का
तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान करेगा। मतलब ऐसी दशाएं जो मानवोचित हो, कार्यस्थल जो है वो उसमें ऐसी दशाएं हो जो न्यायसंगत हो और मानवोचित हो, और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का प्रावधान भी कौन करेगा? सरकार करेगी या राज्य करेगा? ये किस किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है इसका? अनुच्छेद 42 में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी और कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 में प्रावधान किया गया है कि जो राज्य कर्मकार हैं उनके लिए उचित मजदूरी और कुटीर उद्योगों का जो प्रबंध है वो कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक है, किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 43 में कहा गया है। 43 क के अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो जो उद्योगों के प्रबंधन है उसमें जो कर्मकारों की भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का कर्तव्य किसका है? राज्य का है। और इसका प्रावधान कौन करता है? 43 क्या करता है? अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। तो एक समान सिविल संहिता जो लागू करने का प्रयास है राज्य का, वो किसमें है? अनुच्छेद 44 में है। आगे देखेंगे। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 45 में ये प्रावधान किया गया है जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करने का कर्तव्य किसका होगा? राज्य का होगा। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 45 में कहा गया है। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 में प्रावधान किया गया है जो राज्य है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के या कोई अन्य दुर्बल वर्ग है उनके लिए शिक्षा का और उनके आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 में ये कहा गया है। आगे देखेंगे। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने का और लोक स्वास्थ्य आदि का सुधारने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 47 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि लोगों का जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा करना, स्वास्थ्य के लिए उचित व्यवस्थाएं करना और पोषाहार स्तर को ऊंचा करना, ये कर्तव्य होगा राज्य का। और ये इसका प्रावधान करता है अनुच्छेद 47। आगे देखेंगे। अनुच्छेद 48 की बात करते हैं। इसके अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 48 में क्या प्रावधान किया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो कृषि और पशुपालन संबंधी जो चीज़ें हैं उनको संगठित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार बनता है कि कृषि और पशुपालन संबंधी जो प्रावधान है वो किस में है? अनुच्छेद 48 में है। आगे देखेंगे। अनुच्छेद 48 के अनुसार पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। ये किसमें कहा गया? 48 के में। प्रश्न अगर इस प्रकार बनता है कि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रावधान किसमें किया गया? 48 के में किया गया। और इसमें ही वन एवं वन्य जीव भी आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। 48 के में। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करेगा। तो 49 ये प्रावधान करता है कि राज्य का कर्तव्य होगा जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं और स्थान है और वस्तुओं का संरक्षण करने का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। ये अनुच्छेद 49 में कहा गया है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 50 में किसका पृथक्करण किया गया है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रयास राज्य करेगा। ये प्रावधान करता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। 51 ये प्रावधान करता है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखे। तो ये हमने राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में भी पढ़ा, व्याख्या देखी। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। ठीक है, कई बार प्रश्न में आ जाता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार तो जनता के पास होते हैं, नीति निर्देशक तत्व का कार्य है राज्य का। फिर देख लेते हैं।
मौलिक अधिकार देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में, जबकि राज्य के जो नीति निषेध तत्व हैं वो भाग 4 में है। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से। और राज्य के नीति निषेध तत्व हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से। इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है, जबकि इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक है। नकारात्मक क्यों? क्योंकि ये वाद योग्य है। अगर मौलिक अधिकार का पूर्णतः प्रयास नहीं किया गया तो ये इसमें जो है न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन नीति निषेध तत्वों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये सकारात्मक तत्व है, ये वाद योग्य है, ठीक है। इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जाता है। वाद योग्य है मतलब अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो न्यायालय में अपील की जा सकती है और न्यायालय इनको लागू कर सकता है। लेकिन नीति निषेध तत्व गैरवाद योग्य है, ठीक है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। आगे देखेंगे, ये कानूनी रूप से मान्य है, ठीक है। मौलिक अधिकार हैं वो कानूनी रूप से मान्य होते हैं, जबकि जो नीति निषेध तत्व वो नैतिक और राजनीतिक मान्यता है, ठीक है। जो नीति निषेध तत्व है वो नैतिक और राजनीतिक मान्यता है किसकी? राज्य की जनता पर। लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसे लागू करने के लिए कोई भी विधान यानी कोई अध्यादेश, कोई भी कानून बनाने की जरूरत नहीं है, जबकि नीति निषेध लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन करता है, ये एक पर्सनल जो है इंडिविजुअल व्यक्ति का कल्याण को प्रोत्साहन करता है, जबकि राज्य की नीति निषेध तत्व सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहन करता है, ठीक है। नागरिकों को ये स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, अगर नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो स्वतः ही मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जबकि सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। कौन से? नीति निषेध तत्व। तो ये हमने डिफरेंस देखा मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व में। आगे प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत हैं उनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, क्यों? ऑप्शन देख लेते हैं। राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए। ऐसा नहीं है कि राजनैतिक प्रजातंत्र तो वैसे भी मौलिक अधिकारों से स्थापित हो जाती है। सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करने का ये भी नहीं है। गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करने का ये भी नहीं है। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य है राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों को भारत में शामिल करने के लिए, दोनों तरफ से, यानी कि सामाजिक भी और आर्थिक भी। राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। ध्यान रखेंगे, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। यह उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक होता है। ध्यान रखना, राज्य के नीति निषेध तत्व इसमें सहायक होते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक होते हैं। इसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते हैं, ठीक है, चाहते थे। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है कौन सा एक नीति निषेध सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ये भी गलत हो जाएगा। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये राज्य के नीति निषेध सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। हाँ, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना ये नीति निषेध सिद्धांतों का उद्देश्य है, ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार हमारा सी राइट आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का वर्णन है। भारतीय के संविधान के निर्माताओं का लक्ष्य है इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक, ध्यान रखेंगे, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ठीक है। इन सिद्धांतों में धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 3, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत है वो मौलिक अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है। ऑप्शन दिए हैं, अंतर तो बहुत है, ऑप्शन से हम देखेंगे। पहला है पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए है, यानी कि जो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत है वो केंद्रीय सरकार के लिए है
और मौलिक अधिकार राज्यों के लिए है। ये गलत हो जाएगा। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उत्तरोक्त है, ये भी गलत है। दोनों ही संविधान का अंग है। निदेशक सिद्धांत प्रवर्तन नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझेंगे। जो निदेशक सिद्धांत है, ठीक है, वो प्रवर्तनीय है, ठीक है, यानी कि उनको जो है उन उन उनको लागू करने के लिए न्यायालय से अपील नहीं की जा सकती, जबकि मौलिक अधिकार को जो है अपील की जा सकती है, प्रवर्तनीय है। यानी कि निदेशक सिद्धांत जो है संशोधन नहीं किया जा सकता। सी आंसर राइट होगा। आगे देखेंगे, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि नीति निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ठीक है, ध्यान रखें, किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा, नहीं, न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के कृत्य के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी देता है। कौन? मौलिक अधिकार। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 4, निदेशक तत्व कैसे हैं? वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, कठोर हैं या लचीले? तो नीति निदेशक तत्व कैसे हैं? अवाद योग्य हैं, इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन दिए हैं, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। पहला ऑप्शन ये है। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। देखिए, दोनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि नीति निदेशक तत्व जो है कोई भी निर्बंधन नहीं करते। ये सिर्फ एक नैतिक कर्तव्य है और सामाजिक कर्तव्य है राज्य का कि वो नीति निदेशक तत्व को जो है प्रबंधन करे। ठीक है, तो कोई भी जो है ऑप्शन सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो। ये हमारा राइट आंसर होगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं, सिर्फ ध्यान रखेंगे। ठीक है, एमसी शीतलवाड़ के अनुसार निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार और कानूनी उपचार नहीं बताते। ठीक, कोई विधिक उपचार नहीं, विधिक अधिकार नहीं है और कानूनी उपचार नहीं है। नीति निदेशक तत्व ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते थे। ठीक है, अतः राज्य के नीति निदेशक तत्व ना तो विधायिका और के कृत्यों पर निर्बंधन है और ना ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन है। ये सिर्फ नैतिक कर्तव्य होगा राज्य का, तो नीति निदेशक तत्वों को लागू करें। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 6, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भाग 4 की बात की जा रही है, यानी भाग 4 में नीति निदेशक तत्व जो संविधान में है। देख लेते कौन से वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। ये बिल्कुल गलत है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी वाद योग्य नहीं है नीति निदेशक तत्व। ये आंसर गलत होगा। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये बिल्कुल सही है। किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं नीति निदेशक तत्व। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेगा, बिल्कुल सही है। जो भी इसमें लिखा गया है तो राज्य के द्वारा उसमें कानून बनाने का प्रभावित करता है। ठीक है, यानी राज्य का कर्तव्य होगा कि जो नीति निदेशक सिद्धांतों में प्रावधान किया गया है उसमें उसके लिए कानून बनाए। 3 सही है, 2 और 3 हमारा राइट आंसर होगा। डी हमारा राइट आंसर होगा, केवल 2 और 3। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। ध्यान, इसका अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यद्यपि भाग 4 के उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तथापि इस भाग में दिए गए सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत होते हैं। ठीक है, राष्ट्र के संचालन के लिए मूलभूत हैं तथा ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है। जमींदारी उन्मूलन कानून, ध्यान रखेंगे, देखिए, जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, मनरेगा, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क सहायता, आर्टिकल 45,
शिक्षा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन्हीं प्रयासों को दर्शाता है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 7, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। ये तत्व कैसे हैं? देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये भी बात सही है। किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी वाद योग्य नहीं है। नीति निषेध तत्व ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ये केवल सरकार द्वारा कानून बना के लागू किए जा सकते हैं। ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है। सी हमारा राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 8, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। यहाँ पे बोला जा रहा है जो कल्याणकारी राज्य है, ये जो संकल्पना है उसका समावेश यानी भारत के संविधान में कहाँ पर दिखता है? तो राज्य के नीति निषेध तत्वों में ही कल्याणकारी राज्य की जो है समावेशन किया गया है। ये राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 9, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 10, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। प्रश्न संख्या 11, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। कल्याणकारी राज्य होने का विचार किस में है? आता है राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में। सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12, राज्य के नीति निषेध तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? जो राज्य के नीति निषेध तत्व है उनका अध्ययन करने के लिए उन्हें कौन से भागों में विभाजित किया गया है या किया जा सकता है? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी, तीनों ही में उपरोक्त सभी आंसर होगा। ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निषेध तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये ध्यान रखेंगे। यह इनकी प्रवृत्ति कैसी है? सकारात्मक है। ठीक है। ये गैरवादी योग्य है। प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निषेध तत्वों की प्रेरणा में हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? भारतीय संविधान में जो नीति निषेध तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। वही बोलना चाह रहे हैं। डी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 16, नीति निषेध सिद्धांत कैसे हैं? वाद योग्य नहीं है, ये अवाद योग्य है। प्रश्न संख्या 17, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है उसमें कौन सा ऐसा जो है प्रावधान है जो भारत के आधारभूत यानी मूल ढांचे के लिए, शासन के आधारभूत के लिए बनाया गया है, नहीं जो शासन का आधार है। तो राज्य के नीति से तत्व है राज्य के शासन का अधिकार है। इसमें जो है सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र का प्रावधान किया गया है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना को इसमें समावेशन किया गया है। ठीक है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 8, 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है?
तो धन का केंद्रीकरण जो है राज्य के नीति निषेध तत्व का उल्लंघन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे धन के विकेंद्रीकरण की बात की गई है, धन का समान रूप से बंटवारे की बात की गई है, ठीक है, समान रूप से वितरण की बात की गई है। तो ये राज्य के नीति निषेध तत्व का उल्लंघन करता है। क्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निषेध तत्वों के तहत प्रावधानित है कि राज्य अपनी नीति का विशेषतः इस प्रकार संचालन करेगा या सुनिश्चित रूप से करेगा समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। ये 39 ख में कहने का पर्पज यही है कि जो भौतिक संसाधन है उनका स्वामित्व समान रूप से पूरे समाज में बटा हो, ठीक है? सामूहिक रूप से सबका हित हो उसमें। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो, यानी किसी एक के पास ही धन और उत्पादन संसाधन ना हो, सभी के पास समान रूप से धन और उत्पादन संसाधन हो, उनकी व्यवस्था हो। इस प्रकार धन का केंद्रीकरण जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की नीतिशक तत्व का उल्लंघन करता है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 19। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है 39 में, अनुच्छेद 39 में, राज्य के नीतिशक तत्वों में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किए गए राज्य के नीति सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के अनुसरण संसद ने वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया था? 1976 में आया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम आया था, ठीक है। उल्लेखनीय है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 व 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 14 और 16 को जोड़ दिया गया है और साथ में जोड़ेंगे 39 घ को, तो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान वह उसमें समाविष्ट होगा। ये देखेंगे, ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम। प्रश्न संख्या 20। निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति के निषेध तत्वों में निहित है? यहाँ पे बोला जा रहा है इनमें से कौन सा जो है राज्य के नीतिशक तत्वों में निहित है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है इसमें अनुच्छेद 20 में है और ये आता है मौलिक अधिकारों में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आती है अनुच्छेद 21 में, ये भी मौलिक अधिकारों में आता है, तो दोनों नहीं होंगे। यहाँ पे राज्य के नीतिशक तत्वों की बात कर रही है, किया जा रहा है, कि जो कि 36 से 51 तक में है, ठीक है। आगे देखेंगे। ऑप्शन सी, अल्पसंख्यक संख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण, ये आता है अनुच्छेद 29 में और ये भी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, ये भी नहीं होगा। पुरुषों और स्त्री दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है 39 में, तो ये नीति सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, ये हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, हमें बोला जा रहा है। तो पीड़न के खिलाफ अधिकार यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की जा रही है, जो कि 23 और 24 में है और ये दोनों मौलिक अधिकार में आते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। समान काम के लिए समान वेतन, ये राज्य के नीति सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ये एक मौलिक अधिकार नहीं है और ये आता है 39 में, 39 में, बी हमारा राइट आंसर होगा। कानून के समक्ष बराबरी 14 में आता है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। धर्म पालन की स्वतंत्रता 25 में आता है, ये भी एक मौलिक अधिकार है। ये दोनों भी हमारे आंसर नहीं होंगे। राइट आंसर होगा बी, समान काम के लिए समान वेतन, ये राज्य के नीति सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 22। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ठीक है, पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 40 में, जो सरकार का कर्तव्य होगा या राज्य का कर्तव्य होगा ग्राम पंचायतों का गठन करना, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 23।
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? यानी कौन सा अनुच्छेद ये है में प्रावधान किया गया है कि राज्यों का कर्तव्य होगा पंचायत के गठन का? यह अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। अनुच्छेद 24 की बात की जा रही है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए एक निर्देशित करता है? ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश किसमें है? अनुच्छेद 40। प्रश्न संख्या 25, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन, फिर से वही क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्या है इसमें? अच्छा, ऑप्शन लगे, एक मूलभूत अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है, नीति सिद्धांत है। तो ये नीति सिद्धांतों के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 40 में। सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 26, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। ग्राम पंचायत का गठन किस में आता है? अनुच्छेद 40 में। तो 5, एक का होगा 5। समान आचार संहिता आती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 44 में। 1, कृषि एवं पशुपालन ये आता है 48 में, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन आता है अनुच्छेद 48 में। तो 2 के ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 48 में आता है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में। ठीक है। 3, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आता है अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास करना कर्तव्य होगा राज्य का, ये आता है अनुच्छेद 51 में। ये सारी चीजें राज्य के नीति सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। ये होगा 4। 5, 1, 2, 3, 4 देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कोई भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, प्रयुक्त में से कोई नहीं। ग्राम पंचायतों का गठन आता है 40 में। समान आचार संहिता अनुच्छेद 44। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में आता है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में आता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास करना, संवर्धन करना अनुच्छेद 51 में आता है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन बिल्कुल सही है। एक अनुच्छेद 41 समान नागरिक संहिता सही है, अनुच्छेद 48 सही है, 41 में काम करने का अधिकार है सही है। तो 1, 2, 3, 4 ठीक है। अनुच्छेद 41 आता है काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक सीमित संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। 1, 2, 3, 4 हमारा ए राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो किसमें आता है? अनुच्छेद 41 में आता है। 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता आती है, 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हमें पूछा जाए सुमेलित नहीं है। 39 ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता बिल्कुल सही है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का कर्तव्य होगा सरकार का नागरिकों को देना, ये 39 ए में है, इसका प्रावधान किया गया है, ये सही है। यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो गलत होगा। अनुच्छेद 40 बिल्कुल सही है, ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी गलत होगा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी गलत होगा। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये गलत होगा। यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आता है अनुच्छेद 50 में, और अनुच्छेद 48 में आता है कृषि व पशुपालन। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 39 ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की जाती है। अनुच्छेद 44 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है, जबकि अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है।
आगे देखेंगे अनुच्छेद 39। भारत के संविधान में वर्णित नीतिशक तत्वों को सुमिलित युग्म पहचानिए। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, ये गलत है, अनुच्छेद 42 बोला गया है। ये किसमें है? 39A में है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किसमें है? 39A में। कृषि और पशुपालन, ये भी गलत है, ये किसमें है? अनुच्छेद 48 में है। ठीक है, अनुच्छेद 48 में। ये दोनों गलत हो गए। हमें बोला जा रहा है भारत के संविधान में वर्णित तत्वों का सुमिलित युग्म देखिए, मतलब कौन सा सही है, तो ये दोनों गलत है। ये देखते हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 41, ये भी गलत है। ग्राम पंचायतों का संगठन किसमें? अनुच्छेद 40 में। पुरुषों और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बात की गई 39 घ में या 39 में। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा, डी हमारा राइट आंसर होगा। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 39A में है। कृषि और पशुपालन का संगठन 48 में है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है। और पुरुषों और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई 39 घ में। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, बात की जा रही है यहाँ पे, नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। पहला है न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 में है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किसमें है? अनुच्छेद 50 में है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, ये सुमिलित है, लेकिन उनके हिसाब से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कौन सा सुमिलित नहीं है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, ये अनुच्छेद 46 में की गई है, बिल्कुल राइट होगी। ठीक है, किसमें किया गया इसका? अनुच्छेद 46 में। ठीक है, तो ये भी प्रश्न के अनुसार गलत होगा। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि का कार्य कर्तव्य राज्य का होगा, ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 46 में कहा गया है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43A, ये गलत होगा। ठीक है, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन जो है 43B में किया गया है, ध्यान रखेंगे, 43B में। यहाँ पे 43A दिया है, तो सी ही हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा सुमिलित नहीं है पूछा है। ग्राम पंचायतों का गठन, बस ग्राम पंचायतों का गठन आ गया अनुच्छेद 40 में, ये भी राइट आंसर है, ये गलत होगा, तो सी ही हमारा राइट आंसर होगा। सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन 43B में किया गया है, ये देखेंगे। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाने हेतु उपबंध है। यानी 43A में क्या है? ये उपबंध किया गया है कि उद्योगों का जो प्रबंधन है उसमें कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करे कौन? राज्य है। और सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा 43B में की गई है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 31 की बात करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन कारण आर कहा गया। ठीक है, देख लेते हैं, कथन देख लेते हैं। मनरेगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है, ये बिल्कुल सही बात है कि जो मनरेगा है वो परिवार के कम से कम एक सदस्य को 100 दिन के रोजगार है उसका दिलाने का प्रावधान करता है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रविधित है, ये गलत है। ठीक है, कि रोजगार का जो अधिकार है वो नीति से तत्वों में आता है भाग 4 में, ये ध्यान रखेंगे। भाग 4 में आता है, मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि भाग 3 में क्या आता है? मौलिक अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे ये कारण गलत होगा, ये सही है। तो ए सही है, सी राइट आंसर होगा, ए सही है, परंतु आर गलत है, यानी कारण गलत है।
प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? जो मनरेगा कार्यक्रम लाया गया है वो कौन से अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया? पहली बात तो ये, मनरेगा कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति शिक्षक तत्व के अंतर्गत आता है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य की जो कर्तव्य होगा वो रोजगार उपलब्ध कराए। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कौन से अधिकार में, तो ये अनुच्छेद 43 में है। मनरेगा किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में राज्य के नीति से तत्वों के अंतर्गत 41 के तहत उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने और प्रभावी बंद करेगा। साथ ही इसी भाग के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दिशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 33। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? 42वां संविधान संशोधन है, ठीक है, उसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया जिससे श्रमिक है उनके कार्य में भागीदारी सुनिश्चित हो? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा जिससे श्रमिकों के कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित की जाए? ये अनुच्छेद है 43A, ध्यान रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीतिगत तत्वों के तहत अनुच्छेद 43A में अंतर स्थापित करके यह प्रावधानित किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। आज हमने राज्य के नीतिगत तत्वों के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखे। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। देख लेते हैं अभी इसमें और कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आज के लिए यहीं रखते हैं। धन्यवाद।